हेलो एवरीवन। सो आज हम हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट जो सेट है उसमें इजी क्वेश्चन कवर किया। अब हम हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जैसे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होता है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको डील करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन गिवन बाय g of s. If the system initially is at rest and is subjected to a unit step input at t equals to 0, the second peak in the system will occur at. ठीक है, तो सबसे पहले एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये है। अब मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है या वो एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, राइट। तो ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। If the system is initially at rest and is subjected to a unit step input, तो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को अगर हमने यूनिट स्टेप इनपुट दिया तो इसका एनालिसिस हमने किया था, राइट। और हमने जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस फाइंड किए थे उसमें से एक परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन क्या था, पीक टाइम, राइट। बट यहाँ पे क्या पूछा है, द सेकेंड पीक इन द सिस्टम, जो हमारा रिस्पॉन्स बनता है उसमें जो सेकेंड पीक बनता है, सेकेंड पीक क्या होता है हमारा, जो सेकेंड ओवरशूट होता है, राइट। जैसे कुछ ऐसा बना था हमारा सिस्टम, ये है हमारा फर्स्ट ओवरशूट एंड ये है हमारा सेकेंड ओवरशूट। ठीक है, ये वाला हमारा सेकेंड ओवरशूट है। तो ये सेकेंड ओवरशूट पे रीच करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो हमें क्वेश्चन में पूछा है, सेकेंड पीक इन द सिस्टम, करेक्ट। तो अब हम निकालते हैं। हमें फॉर्मूला तो पता है, हमने प्रीवियस जो क्लास है उसमें देखा था कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए। सो TP क्या होता है, TP इज इक्वल टू n पाई अपॉन ओमेगा d। ठीक है, ये है हमारा पीक टाइम का फॉर्मूला। अब इसमें हमें क्या चाहिए, सेकेंड पीक चाहिए। अब मैंने बताया था कि n की वैल्यू जब भी ऑड होगी तो वो ओवरशूट दिखाएगा, ऑड होगी, ठीक है, और जैसे 5 ऐसे। और अगर जो n की वैल्यू है वो इवन होगी तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, अंडरशूट। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, सेकेंड पीक चाहिए। पीक मतलब हमारा ओवरशूट। तो सेकेंड पीक कब आएगा, जब n क्या होगा, 3। तो हमारा TP क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन ओमेगा d। अब क्योंकि हमें ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है तो इससे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे s² 8s प्लस 25, ये हमारा क्या है, ये इसको हम कंपेयर कर सकते हैं s² प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n² इक्वल्स टू 0 से, करेक्ट। तो अब इसको कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि हमने देखा था हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, ओमेगा n² अपॉन s² प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n², करेक्ट। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज़ लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ओमेगा d क्या होगा, ओमेगा n रूट ऑफ 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर, एंड ओमेगा n क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा n हम देख सकते हैं कंपैरिजन से 5 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम 5 पुट कर सकते हैं। एंड हमारा ज़ीटा क्या होगा, अब ज़ीटा अगर यहाँ पे कंपेयर करें हम 8 को और ये वाले टर्म को, तो जाएगा 2 ज़ीटा ओमेगा n इक्वल्स टू 8। एंड क्योंकि हमें ओमेगा n पता है तो ज़ीटा क्या हो जाएगा, 4। 2 नीचे आ गया तो ये 4 हो गया, और ओमेगा n क्या है, 5। सो ये क्या हो गया हमारा ज़ीटा का वैल्यू। सो हो जाएगा 1 माइनस 4 4 = 16, 5 5 = 25। सो हो जाएगा 5 टाइम्स रूट ऑफ 25 माइनस 16 अपॉन 25। ठीक है, सो ये हमारा ओमेगा d आ रहा है। ओमेगा d क्या हो जाएगा फिर, 5 यहाँ से 25 बाहर निकलेगा तो 5 5 कैंसिल, एंड रूट ऑफ 25 माइनस 16 क्या होता है, 9। सो 3 रेडियन पर सेकेंड हमारा ओमेगा d आ जाएगा। तो अगर हम TP में पुट करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 3। सो हमारा TP क्या हो जाएगा, पाई सेकेंड, ऑब्वियसली क्योंकि TP क्या है, हमारा टाइम पीरियड है। सो ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन में से था। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं।
If the closed loop transfer function T of S of a unity negative feedback system is given by T of S is equal to this, then the ESS for unit ramp input is. So क्वेश्चन में हमें एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है. अब हमें क्या फाइंड करना है? स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट रैम्प इनपुट. अब इस क्वेश्चन में हम रैदर देन गोइंग फॉर वो जो हमारा पूरा जो मेथड था जो हमने देखा था, उस मेथड से जाने से बेटर हम हमारा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे? हमें पता है कि अगर हमने हमारा टाइप जो रहता है, सपोज़ वो ऐसे फॉर्म का, और इनपुट जो रहता है हमारा T⁻m u(t) फॉर्म का, अगर हमने हमारा m और n को कंपेयर कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्टेडी स्टेट एरर है वो किस फॉर्म में आएगा. 0 आएगा, इन्फिनिटी आएगा, या एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा. करेक्ट. तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ द सिस्टम फाइंड करने का कोशिश करते हैं. अब टाइप ऑफ द सिस्टम फाइंड कैसे करेंगे हम? हमें पता है टाइप ऑफ द सिस्टम कहाँ से आता है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से आता है. तो ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से अगर हमें एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं? अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का है तो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. करेक्ट. सो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर क्या है हमारा? वो एज इट इज़ रहेगा प्लस an अपॉन, अब ये जो भी टर्म है डिनोमिनेटर में, उसमें से ये वाले जो टर्म है वो माइनस हो जाएंगे. मतलब हमारे कौन से टर्म माइनस हो रहा है? ये वाले टर्म इससे माइनस हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा? Sn प्लस a1 Sn माइनस 1 डॉट डॉट डॉट. अभी कहाँ तक जाएगा? क्योंकि ये दोनों टर्म्स माइनस हो गए तो इसका जो प्रीवियस टर्म है वो हम वहाँ पे लिखते हैं. वो क्या हो जाएगा? प्लस an माइनस 2s². करेक्ट. तो अब इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? डिनोमिनेटर में से s² कॉमन कर सकते हैं. सो ये कुछ ऐसे फॉर्म का है. s² अगर कॉमन कर लिया हमने तो ये Sn माइनस s⁻n माइनस 2 हो जाएगा ये वाला टर्म. सिमिलरली जो बाकी टर्म्स है प्लस 1 नहीं आएगा, प्लस an माइनस 2 रह जाएगा. ठीक है. तो अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्या है? ये हमारा टाइप ऑफ द सिस्टम है. तो टाइप जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं, वो n क्या है? वो है 2. ठीक है. एंड अगर हम बात करें यूनिट रैम्प की, इसमें हमारा T⁻m टर्म क्या है? T⁻m टर्म क्या है? m क्या है हमारा? 1. ऑब्वियसली क्योंकि T(u(t) हमारा रैम्प इनपुट होता है, तो मतलब हमारा जो n है, n वो ग्रेटर है m से. तो जब ऐसे केस होता है तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आता है? ऐसे केस में हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आता है? 0. ठीक है. तो मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फॉर ESS फॉर यूनिट रैम्प इनपुट हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा? 0. ठीक है. ये इजी था. हम शॉर्टकट यूज़ करके बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं क्वेश्चन को. तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब हम हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज g of s फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट टू द सिस्टम. द अप्रॉक्सीमेट सेटलिंग टाइम फॉर 2% टॉलरेंस इज. सो हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ट्रांसफर फंक्शन दिया है मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट टू द सिस्टम. तो अब हम देख सकते हैं हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है और उसमें एक यूनिट स्टेप इनपुट दिया है. ठीक है. द अप्रॉक्सीमेट सेटलिंग टाइम फॉर 2% टॉलरेंस इज. तो सेटलिंग टाइम पूछा है फॉर व्हाट? फॉर 2% टॉलरेंस. तो सबसे पहली बात तो हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं इसमें कि ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है और ये क्या है? हमारे पोल्स है. तो अगर इसको हम प्लॉट करें तो ये कैसे आएगा? -1 और एक -100. सपोज ये हमारा P1 है, ये हमारा पोल 2 है. सो ये जो क्राइटेरिया है, अगर हम डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट देखें, हमें पता है डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि अगर P1/P2 अगर ये लेस देन इक्वल टू 5 आ गया
ठीक है, मतलब हमारा जो P1 है उसका मैग्नीट्यूड लेस है 5 टाइम्स हमारे P2 के मैग्नीट्यूड से। तो ऐसे केस में हमारा जो P2 पोल है वो क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है बाय डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, और हमारा P1 जो पोल है वो हमारा डोमिनेंट पोल होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसको कंसिडर करते हैं। बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो गेन ऑफ द सिस्टम होता है वो भी रिस्टोर हो जाता है। तो वो कैसे हम रिस्टोर करते हैं कि गेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं हमारा जो भी K वैल्यू है वो, और जो पोल को हम निगलेक्ट करने वाले हैं, ये वाला पोल, इसको हम कंसिडर करते हैं, राइट। अब इसको हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं, हम लिखते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। टाइम कांस्टेंट फॉर्म कैसा होता है, एस टाउ के फॉर्म में, तो S/100 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म है। इसमें अगर हमने लिमिट S टेंड्स टू 0 कर दिया तो हमें हमारा गेन मिल जाएगा। तो अगर इसको 0 कर दिया हमने तो क्या बाकी रहेगा, गेन रह जाएगा 1। ठीक है, तो अब हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है G(s) वो हो जाएगा 1/s+1। सो ये है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हमारा सेटलिंग टाइम फॉर 2% टॉलरेंस। अब सेटलिंग टाइम फॉर 2% टॉलरेंस, अब हम देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या पता है, हम यहीं पे ले लेते हैं। कि हमारा जो TS है फॉर 2% टॉलरेंस क्या होता है, 4 टाउ, और हमारा टाउ क्या होगा, टाउ होता है हमारा माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। तो रियल पार्ट ऑफ पोल क्या है हमारा, ये -1 है, तो टाउ क्या है हमारा -1/-1 विच इज़ 1। सो ऐसे हमारा जो TS है सेटलिंग टाइम वो क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो ये था, इसमें डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट का भी यूज़ हुआ है, एंड हमारा जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन का जो फॉर्मूलेस थे वो भी हमने यूज़ किया। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन रीड करता है, अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज़ द ट्रांसफर फंक्शन C(s)/R(s) एज दिस, with R(t) as the unit step input, the response C(t) of the system is। तो क्वेश्चन में एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है और हम एक इनपुट दे रहे हैं विच इज़ अ यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, तो हमने इसका एनालिसिस देखा हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, द रिस्पॉन्स C(t) ऑफ द सिस्टम। हमने रिस्पॉन्स भी देखा है, कैसा रिस्पॉन्स आता है फॉर डिफरेंट जीटा वैल्यूज़, करेक्ट। सो अगर हम फाइंड करें, हमें पता है हमारा जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कौन से फॉर्म का होता है, ω(n)² अपॉन s² प्लस 2 zeta ω(n)s प्लस ω(n)²। ठीक है, अगर हम अभी कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 zeta ω(n) इज़ वॉट 4 एंड ω(n) क्या आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ये और इसके कंपैरिजन से। एंड यहाँ पे हमारा जीटा वैल्यू क्या आएगा, 4/2 × ω(n), 4/2 × 2, मतलब हमारा जीटा क्या आ जाएगा 1। मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम है क्रिटिकली डैम्प, क्रिटिकली डैम्प। और हमें क्रिटिकली डैम्प के प्रॉपर्टीज़ पता है, हमें पता है उसका रिस्पॉन्स कैसा दिखता है, करेक्ट। तो हम देखें हमारा जो A ऑप्शन है और हमारा जो C ऑप्शन है ये सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है C, ये हमने किस लिए देखा था, जीटा = 0। जब हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा तब ऐसे अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बनते हैं, अनडैम्प्ड हमारा रिस्पॉन्स बनता है, करेक्ट। और A ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कभी भी ऐसे नहीं जाता है फॉर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के लिए। तो मतलब A और C तो पहले ही हम रिजेक्ट कर सकते हैं देख के। अब बाकी रह गया हमारा C और ऑप्शन D। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो उसकी अप्रॉक्सीमेटली क्या वैल्यू है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2 के पास है। ठीक है, तो हम बेसिकली
सिंपली हम हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो फाइंड कर लेते हैं। फॉर हम लोग यूजुअली अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम ±2% ऑफ टॉलरेंस के लिए हम सेटलिंग टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फॉर ±2% के लिए हमारा सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स टाउ। एंड क्योंकि यहाँ पे हमारा टाउ का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है तो हमारा टाउ का वैल्यू क्या आना चाहिए, -1 रियल पार्ट ऑफ पोल। एंड फॉर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम रियल पार्ट ऑफ पोल क्या होता है -ωn, ठीक है। 2 पोल्स आते हैं दोनों एट -ωn, तो ये क्या हो जाएगा 1/ωn। तो हमारा टाउ का वैल्यू क्या आएगा, ωn क्या था 2, सो ये 1/2। सो अगर हम सेटलिंग टाइम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं आएगा क्योंकि हमने अज्यूम किया, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा 4/2 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर सी और डी ऑप्शन देखें तो 2 सेकेंड के आसपास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो रिस्पॉन्स है वो है इस सिस्टम का रिस्पॉन्स जब हमने एक यूनिट स्टेप इनपुट प्रोवाइड किया हमारे सिस्टम को, करेक्ट। अब क्लियर आइडिया आ गया होगा थोड़ा सा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन में पूछा है अ कॉर्डिनल सिस्टम हैविंग द ट्रांसफर फंक्शन दिस इज एक्साइटेड विथ 10 u of t। एक्साइटेड मतलब हमारा जो इनपुट, ये हमारा इनपुट है। द टाइम एट विच द आउटपुट रीचेस 99% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू इज। सो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, हमें सबसे पहले हमें ये कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है। हमारा इनपुट x of s भी दिया हुआ है एंड हमें आउटपुट फाइंड करना है मतलब y of s। और क्योंकि हमें टाइम पूछा है हम देख सकते हैं सेकंड में, मतलब हमें y of s को इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से रिस्पॉन्स फाइंड करना पड़ेगा। कौन सा रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, करेक्ट, मतलब y of t। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा y of s अपॉन x of s क्या है 1/s+2 और हमारा y of s क्या हो जाएगा 10/s s+2। क्यों, क्योंकि हमारा x of s क्या हो जाएगा 10/s हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में। एंड अगर हम हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से जाएं तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा, राइट। हम 10 को फिलहाल वहीं पे रखते हैं एज इट इज़ एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a(s+2) + bs = 1, ठीक है। हम 10 बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब s = अगर हमने 0 रखा तो ये टर्म 0 एंड ये टर्म क्या हो जाएगा 2। सो a क्या आ जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर हमने s को -2 रखा तो ये टर्म 0 एंड हमारा b क्या आ जाएगा -1/2। सो अब हम क्या करते हैं, हम y of s में वैल्यू पुट कर देते हैं एंड क्योंकि 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -5। सो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा -5। सो अब अगर हमने रिस्पॉन्स फाइंड किया, हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा y of t = इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है 5 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 - e⁻²t, राइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि द टाइम एट विच द आउटपुट रीचेस 99% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो क्या होगा, सबसे पहले स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे एंड लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हमने किया तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ये क्या है हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू, राइट। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द टाइम एट विच द आउटपुट रीचेस 99% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। सो क्योंकि हमारा जो आउटपुट क्या है y of t = 5 टाइम्स 1 - e⁻²t, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे स्टेडी स्टेट वैल्यू का 99% मतलब 0.99, 99/100 0.99 इज इक्वल टू व्हाट 5 टाइम्स 1 - e⁻²t। अब 5 हो जाएगा कैंसिल और 0.99 अगर यहाँ पे -1 को हम इधर लेके आ गए -e⁻²t रह जाएगा, राइट। एंड
फिर ये क्या हो जाएगा 0.001 माइनस ई रेज टू माइनस 2t। तो 1 माइनस माइनस कैंसिल, और लॉन ऑफ हम क्या करेंगे, लॉन ऑफ 0.01, ठीक है, ये यहाँ पे आके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2t। तो अगर लॉन ऑफ 0.01 हमने फाइंड किया, लॉन ऑफ 0.01, तो ये क्या आ जाएगा -4.6 इक्वल्स टू -2t। तो हमारा t क्या आ जाएगा 2.3 सेकेंड। करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन अंडरडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज अ स्टेडी स्टेट वैल्यू इक्वल्स टू -2। Which of the following transfer functions has these properties? So अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होना चाहिए, जो ऑप्शन से हम देख के पता कर सकते हैं। एंड एक और दो इन्फॉर्मेशन है कि अगर जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है हमारी वो क्या आनी चाहिए -2। एंड हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, एक अंडरडैम्प्ड सिस्टम होना चाहिए, मतलब जीटा का वैल्यू बिटवीन 1 and 0। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है। अब ये दो इन्फॉर्मेशन ये चारों ऑप्शन में से कौन से क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू के लिए हमें क्वेश्चन में द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो है -2। तो मतलब हमें क्योंकि y/(x) दिया हुआ है, ये जो भी है, ये जो सिस्टम है वो y/(x) है। तो अगर x को हमने यहाँ पे लेके गए और क्योंकि वो एक यूनिट स्टेप है तो ये 1/s हो जाएगा, और जो भी हमारा सिस्टम है चारों केसेस में वो एज इट इज़ रहेगा। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टेडी स्टेट वैल्यू, और हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में कैसे पता है कि लिमिट s टेंड्स टू 0, s जो भी है y वो रहता है। तो ये तो फॉर श्योर है कि s और s कैंसिल हो जाएगा ये चारों केसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये s तो कंपलसरी है एंड प्लस यूनिट स्टेप इनपुट है तो ये भी कंपलसरी है, तो ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो इसके बाद जब हमने लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट किया हमारे y जो सिस्टम है उसमें, तो हमारा y क्या देगा, हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम हमारे ए ऑप्शन में s टेंड्स टू 0 पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ए ऑप्शन के लिए -2.24 अपॉन 1.12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा, स्टेडी स्टेट वैल्यू -2। सिमिलरली अगर बी के लिए हम करें तो ये क्या हो जाएगा -3.82 अपॉन 1.91। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये भी -2 आएगा। सी के लिए भी हम देखें तो माइनस सेम है, ये सेम केस है तो ये -2 आएगा, और ये केस भी इसकी तरह सेम है तो ये क्या आएगा -2। मतलब हम क्या देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन में हमारा जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब हम ऐसे तो चूज़ नहीं कर पाएंगे, स्टेडी स्टेट वैल्यू से हम चूज़ नहीं कर पाएंगे। स्टेडी स्टेट वैल्यू सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक अंडरडैम्प्ड सिस्टम होना चाहिए। तो अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए हमें जीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो जीटा की वैल्यू हम अगर हम फाइंड करें, सबसे पहले ω(n)² क्या हो जाएगा 1.12, एंड हमारा ω(n) क्या हो जाएगा √1.12। सो ये कुछ आएगा 1.058, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। और हमारा 2 जीटा ω(n) क्या हो जाएगा 2.59। सो हमारा जीटा वैल्यू क्या होगा 2.59 डिवाइड बाय 2 × 1.058। सो इसको सॉल्व करेंगे हम तो जीटा का वैल्यू क्या आएगा 2.59 डिवाइड बाय 2 × 1.058। सो ये कुछ आएगा 1.22। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि ये अंडरडैम्प्ड सिस्टम नहीं है। अब इसकी बात करें हम तो इसमें ω(n) क्या हो जाएगा √1.91। ठीक है, तो हमारा 2 जीटा ω(n) क्या होगा
1.91, करेक्ट, राइट. सो क्या हो जाएगा, अब रूट ऑफ 1.91 क्या होता है, 1.38 रेडियन पर सेकेंड, एंड हमारा जीटा वैल्यू क्या आ जाएगा 1.91 अपॉन 2 इंटू 1.38. सो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा, .69. ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है. लेकिन हम ये दोनों ऑप्शन भी चेक करते हैं. अब ये दोनों ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कौन सा टर्म है, नेगेटिव है, तो ये हमारे जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उससे मैच नहीं करेगा, और प्लस हमारा जो जीटा वैल्यू है वो क्या आएगा, नेगेटिव. ठीक है, अब नेगेटिव है मतलब अंडरडैम सिस्टम तो फॉर श्योर नहीं है, राइट. सो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा बी. ठीक है, तो ऐसे हम चेक करके हमारा जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं. सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7. सो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ डीसी मोटर इज दिस. When connected in feedback as shown, the approximate value of Ka that will reduce the time constant of the closed loop system by 100 times as compared to the open loop system is. So अब क्वेश्चन में हमें एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया फॉर डीसी मोटर. ठीक है, ये जो है ट्रांसफर फंक्शन वो इस पार्ट का ट्रांसफर फंक्शन है. मतलब ये हमारा एज क्या काम कर रहा है, इनपुट, ये क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है. तो ये वाला जो पार्ट है वो है ये वाला डीसी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन. बट हमें क्या चाहिए, हमें ओवरऑल सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए. तो हम सबसे पहले वो निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस एच ऑफ एस. हमारा एच ऑफ एस क्या है, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, और जी ऑफ एस क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. अपॉन 1 + 10s, ये क्या हो जाएगा हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी है, दैट विल रिड्यूस द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, दैट विल रिड्यूस द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम बाय 100 टाइम्स एज कम्पेयर टू द ओपन लूप सिस्टम. सो ये स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो टाइम कांस्टेंट है ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम का, रिड्यूस द टाइम कांस्टेंट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम बाय 100 टाइम्स एज कम्पेयर टू हमारा ओपन लूप सिस्टम. सो ये कंक्लूजन हम ये वाले स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं. सो अब इसमें हम टाइम कांस्टेंट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें टाइम कांस्टेंट ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिले, और मे बी अगर हमने वो फाइंड किया तो हमें हमारे जो के ए है उसकी वैल्यू भी मिल जाए. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ये हमारा क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा. अब हमें पता है टाइम कांस्टेंट कैसे फॉर्म में होता है, a/1 + s टाउ के फॉर्म में होता है. तो ये टाउ क्या होता है, ये टाउ होता है हमारा टाइम कांस्टेंट. ठीक है, ये भी एक मेथड है, हमें पता है फॉर्मूला भी वैसे भी फाइंड कर सकता है, लेकिन अगर ये वाला इक्वेशन हम दिख रहा है हमें तो हम डायरेक्ट टाइम कांस्टेंट उठा सकते हैं यहाँ से. सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, 10. ठीक है, अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइम कांस्टेंट क्या होगा. अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर. करेक्ट, तो न्यूमरेटर हमें पता है क्या है 10 Ka, और डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 10s + 1 + 10 Ka. ये हमारा क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. अब इसमें भी अगर हम ये फॉर्म में देखें तो हमें हमारा टाइम कांस्टेंट मिल सकता है. सो अगर ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये s के साथ जो टर्म है ये टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन है कि यहाँ पे +1 वैल्यू होनी चाहिए. मतलब ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए 1. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1 + 10 K कर देंगे.
और यहाँ पे भी 1 प्लस 10k से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो टर्म है वो तो कांस्टेंट है, उससे एनीवेज हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो ये एज इट इज़। एंड यहाँ पे क्या टर्म हो जाएगा, 10s अपॉन 1 प्लस 10ka प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो हमारा टाइम कांस्टेंट ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 1 प्लस 10ka। अब इसको हम हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे ka के टर्म्स में हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, तो शायद हम ka भी फाइंड कर पाएंगे, करेक्ट। सो यहाँ पे देखते हैं, ये है 10 अपॉन 1 प्लस 10ka इज इक्वल टू व्हाट, टाउ ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट, 10 अपॉन 100। ये हमने उस इक्वेशन में पुट किया। सो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ 1 प्लस 10ka इक्वल्स टू 100 फॉर्म में आएगा। एंड 10ka क्या हो जाएगा, 99, 100 माइनस 1 एंड ka क्या हो जाएगा, 9.9, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, हमारा k का वैल्यू क्या है, 10। ये क्वेश्चन में पूछा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ k क्या होना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 10 के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।